लेक्चर्स के अंदर हम लोग 25 से ज़्यादा टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक्स कवर करवाने की कोशिश करेंगे। इस सिलसिले में मेरा जो आज पहला लेक्चर है वो है मुजद्दिद अल्फ़सानी के बारे में, जिसे हम तारीख में मुजद्दिदी मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। आई एम श्योर कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने CSS की प्रिपरेशन के हवाले से पाकिस्तान अफेयर्स को थोड़ा बहुत पहले देखा होगा, कुछ ना कुछ आपको आइडिया होगा। ये सिलेबस जो है, इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मुजद्दिदी मूवमेंट के हवाले से। क्या आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे क्लियर कर दें। तो ये मुजद्दिदी मूवमेंट जो है मुजद्दिद अल्फ़सानी के नाम से मंसूब है। मुजद्दिद का मतलब होता है तजदीद करने वाला, री इनविगोरेट करने वाला, रिन्यू करने वाला। किस चीज़ को रिन्यू करने वाला? रिन्यूअल ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम। फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम, ये तो थोड़ी सी वेग टर्म है, जनरली बता देता हूँ। जो रिटन फॉर्म के अंदर डिटेल आउटलाइन होगी वो मैं आपको में प्रोवाइड कर दूंगा। हमारी आउटलाइन है, सबसे पहले हमने 4 रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़नी है। रिफॉर्म मूवमेंट का मतलब होता है रिलीजियस मूवमेंट, जिसमें सबसे पहले मुजद्दिदी मूवमेंट है, शेख मुजद्दिद अल्फ़सानी के बारे में। दूसरे नंबर पे शाह वलीउल्लाह की मूवमेंट है। तीसरे नंबर पे जिहाद मूवमेंट है। चौथे नंबर पे फ्राइज़ मूवमेंट है। चारों मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों मूवमेंट्स कवर करने का मतलब है आपका, गारंटी तो मैं नहीं दे सकता लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि 20 नंबर का पेपर कन्फर्म है आपका, PPSC में खास तौर पे। उसके बाद है हमारी एजुकेशनल रिफॉर्म्स, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन तो उसका नोट आता है आमतौर पे। देवबंद मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम ये 2 मूवमेंट हमने एजुकेशनल मूवमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में पढ़नी है। नदवा भी इंपॉर्टेंट है और उसके बाद जो है अंजुमन जमात इस्लाम भी इंपॉर्टेंट है। वो हम देख लेंगे हमने करनी है कि नहीं करनी, वो मैं आपको, वो आप अपने तौर पे कर लीजिएगा, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। उसमें देयर इज नो नीड ऑफ engaging in some sort of critical analysis। वो स्ट्रेट है। अच्छा, उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल है 1905 की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको वो चीज़ें तरतीब के साथ बता रहा हूँ जो PPSC के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। दरमियान में कई टॉपिक्स आपको लग रहा है कि छूट रहे हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रिपीट भी नहीं होते, वो आते ही नहीं है। सर BPSC की बात करें, मैं PPSC की बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, PPSC प्री पार्टीशन 80% रिलाई कर रहा है। BPSC वो सबका सेम है। PPSC पंजाब का है, BPSC बलूचिस्तान का है, सिंध का SPPS है, SC है, सबका है। उन सब में प्री पार्टीशन पोर्शन प्रीडोमिनेंट है। वो मैं आपका पॉइंट समझ गया, मेरी PPSC थोड़ा सा मिक्स हो गया। अच्छा, उसके बाद 1905 की पार्टीशन ऑफ बंगाल है। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद लखनऊ पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलाफत मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1937 की जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1940 की पाकिस्तान लाहौर रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ मिशन, कैबिनेट मिशन, 3rd जून प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस, वेबल प्लान पिछले 15 सालों में कभी आए नहीं। 2002 में शायद आया उसका एक बार। 20 साल पहले जाने की मेरा ख्याल है कोई भी टीचर्स महसूस नहीं करेंगे, ना ही कोई स्टूडेंट। उसके बाद 3rd जून प्लान, रेडिक्लिफ अवार्ड, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन दोनों पे पिछले 7 सालों में एक दफ़ा या दो दफ़ा, एक टॉपिक 2 दफ़ा आया है, एक टॉपिक 1 दफ़ा आया है। पिछले 3 सालों में BPSC का मुझे नहीं पता, PPSC में ये सवाल नहीं आया पिछले 3 सालों में। इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। अच्छा, ये जो है ना साइंस के कौन सा क्वेश्चन कैसे आता है, मैं आपको ईमानदारी से अपनी समझदारी, मार्केटिंग टूल यूज नहीं कर रहा मैं आपके सामने अट्रैक्ट करने के लिए। देयर इज नो साइंस टू गेज द माइंड ऑफ द एग्जाम। अब आज मुजद्दिद अल्फ़सानी के, मुजद्दिद का मतलब है, हम वो टॉपिक करेंगे जो आपके BPSC के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और CSS के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी अहमियत को CSS का पैटर्न की शिफ्ट के बावजूद इसकी अहमियत को आप निगेट नहीं कर सकते। ये एग्जामिनेशन में किसी भी बता सकता है, क्योंकि ये वो सवाल है जो आपसे कोई क्रिटिकल, वो आपसे सवाल चेंज करके पूछ ले, मुजद्दिद अल्फ़सानी के बारे में ना पूछे, शाह वलीउल्लाह के बारे में ना पूछे, वो ये पूछ ले कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी का एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो ये आप, उसने तो सवाल में मुजद्दिद अल्फ़सानी का, शाह वलीउल्लाह का नाम बिल्कुल नहीं लिया। तो आपको यही बताना है। और आपको क्या बताएंगे? आप अपनी ओपिनियन देंगे। आपकी ओपिनियन तो मैटर नहीं करेगी। आपका आर्गुमेंट जो है वो किसके ऊपर मैटर करता है? डिस्क्रिप्शन के ऊपर। मजबूत से मजबूत आर्गुमेंट आपकी ओपिनियन से स्ट्रेंथन नहीं होता, वो डिस्क्रिप्शन से स्ट्रेंथन होता है। डिस्क्रिप्शन क्या है? प्लेन फैक्ट्स, फिगर्स, कंट्रीब्यूशन, 3 ये बहुत सिंपल साइंस है। देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन। कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है जो मैं आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस करके समझाना चाहूँ। मुजद्दिद अल्फ़सानी, अलिफ का मतलब क्या होता है? अरबी जुबान का लफ्ज़ है। अलिफ का मतलब आमतौर पे 1 के लिए, 10 के लिए, 100 के लिए, 1000 के लिए, जिस भी फिगर के साथ 1 का लफ्ज़ आता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पता है आपको? अलिफ का मतलब
एक, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 1 करोड़, 10 लाख, 10 करोड़, इट्स लाइक दैट। अलिफ का मतलब है 1000 साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि Excuse me, sir. वसल्लम ने। जी 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 बेटा। सर आप बोर्ड यूज कर ले प्लीज काइंडली, पॉइंट्स में नोट कर ले। नहीं बोर्ड में यूज करूं, लेकिन ये मैंने बनाई हुई है ना स्लाइड्स, तो आप चाहते हैं जी कि मैं बोर्ड यूज करूं? जी ओके बिल्कुल ठीक है, मैं कर लेता हूँ। अलिफ का मतलब है 1000, 1000। मैं आपको मुजद्दिद फ़सानी पढ़ाने से पहले एक छोटा सा रेलेवेंट बैकग्राउंड बताता हूँ। रेलेवेंट बैकग्राउंड, मुजद्दिद अल्फ़सानी का मतलब है 1000 साल के पूरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बौसत के 1000 साल पूरा होने के बाद मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ज़रूरत है कि नए रिफॉर्म सामने आए। मुजद्दिद अल्फ़सानी के दौर में सब कॉन्टिनेंट के अंदर, मुस्लिम दुनिया के अंदर कई अल्फी तहरीकें चल रही थी। हमने बात को रिसर्च की तरफ नहीं लेके जाना, हमने सीएसएस के स्टूडेंट्स को डील करना। कई अल्फी तहरीकें चल रही थी, कई ऐसी तहरीकें चल, शियों की, सुन्नियों की, मसूल वर्दियों की, मुख्तलिफ फ़िरके थे, मुख्तलिफ मसालिक थे, मुख्तलिफ फ़िरके थे, मुख्तलिफ तसव्वुफ़ के सिलसिले थे। तो हर एक में चल रही थी कि 1000 साल पूरे हो गए हैं, तो अब हमें एक रिफॉर्मर की ज़रूरत है। तो वो तमाम सिलसिलों में जो मुजद्दिद अल्फ़सानी, कम टू द पॉइंट वेरी प्रिसाइजली, जो मुजद्दिद अल्फ़सानी जिस नजरिए की के प्रचारक थे, प्रोपोगेटर थे, वो ये कहता था कि ये जो 1000 साल पूरा होने के बाद जो अल्फी मूवमेंट चलेगी, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैगाम है, जो उसकी जो ऑर्थोडॉक्स बेसिस हैं, प्योरिटैनिकल वर्जन ऑफ इस्लाम, प्योरिटैनिकल वर्जन ऑफ, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको आप प्रिसाइज डिफाइन करें ना, तो एक छोटी एक लाइन की डेफिनेशन होता है। प्योरिटैनिकल वर्जन का मतलब होता है कि जो ऑर्थोडॉक्स टेक्स्ट है किसी भी रिलीजन का, जो ऑथेंटिक है, जैसे हमारे रिलीजन का ऑर्थोडॉक्स टेक्स्ट जो है उसके अंदर फिका शामिल नहीं है, उसके अंदर तशरीहात शामिल नहीं है, उसके अंदर तफासीर भी शामिल, उसके अंदर दो ही चीज़ें शामिल है, अहादीस और कुरान का, कुरान का टेक्स्ट और अहादीस का टेक्स्ट, ये दो चीज़ें शामिल है। अब हम मुस्लिम्स के अंदर, मुस्लिम सिविलाइजेशन के अंदर बहुत से ऐसे फिरके तसव्वुफ़ के सिलसिले मौजूद हैं जो कहते हैं कुरान हदीस की अहमियत इतनी ज़्यादा नहीं है, वो बस अपने ज़माने में काम पूरा करके चले गए। अब जो है नए ज़माने में नई जिद्दत पसंद इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, नमाजें गुम भी हो सकती हैं, हज अदा ना भी किया जाए तो खैर है, ज़कात को साबित किया जा सकता है, वगैरह वगैरह। ये मतलब आपको बात समझाने के लिए कर रहा हूँ। बाइबल बाइबल तो ऑथेंटिक सोर्स नहीं है ना, मैं क्रिश्चियंस के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ बाइबल के बारे में। खुद क्रिश्चियंस कहते हैं कि ये गॉड ऑफ वर्ड नहीं है। बाइबल उनका ये क्या, बाइबल नहीं सॉरी, अंजील, बाइबल में तो तौरात भी है, ज़बूर भी है। तौरात और ज़बूर जो है उसके बारे में ज्यूज का ये क्लेम है कि वो वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल में जो अंजील है ना, उसके बारे में क्रिश्चियंस खुद भी ये क्लेम नहीं करते, वो ये कहते हैं कि ये बाद में लिखी गई है, कंपाइल की गई है, लेकिन हम डेविएट कर जाएंगे अपने टॉपिक से। तो ये मुस्लिम सोचें 15th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में इंडिया के अंदर, मुगल मुस्लिम इंडिया के अंदर ये सोचें मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट की जानिब से आ रही थी। तो इस ज़माने में मुजद्दिद अल्फ़सानी का जन्म उनका ज़रूर होता है, ये एक बैकग्राउंड है। और उसमें वो जो अपनी अल्फी तहरीक चलाते हैं, अपनी अल्फी तहरीक का मतलब ये नहीं है कि वो कह रहे हैं कि मैं अपनी अल्फी तहरीक चलाऊंगा, वो तो सिंपल अपने नजरियात का इजहार कर रहे हैं। वो जो अल्फी तहरीक है, जिसको मैं कह रहा हूँ, जिसको हिस्टोरियंस कहते हैं, वो प्योरिटैनिकल वर्जन ऑफ इस्लाम को फॉलो करती है, यानी कि कुरान और हदीस से डेविएट नहीं करना और जो मर्जी बात है, उसको कोई चीज डेविएट ना करने का मतलब क्या है, आपने जो भी करना, इंटरप्रिटेशन करना चीजों की करें, आपको इजाजत है। कोई भी इंटरप्रिटेशन जो है वो बेसिक जो टेक्स्ट है, फंडामेंटल्स, उनके साथ क्लैश ना हो। तसव्वुफ के अंदर कुछ चीजें ऐसी पैदा हो गई थी जो बेसिक टेक्स्ट के साथ क्लैश करती थी। नमाज का हुक्म है, 5 नमाजें पढ़नी है, सूफी कहते हैं कि ये मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दी है। अच्छा, इनका इसका एक जो लाइफ प्रोफाइल है वो पढ़ने को इम्पोर्टेंट है। 26 मई 1564 को पैदा होते हैं सरहिंद में, सरहिंद पंजाब में। पटियाला नाम सुना है? पटियाला एक डिस्ट्रिक्ट है, किसी जमाने में स्टेट भी थी, उसके अंदर एक छोटा सा कस्बा था। मुगल एम्पायर का ज़माना था। अहमद अल फारूक सर हिंदी इनका असल नाम था। इंडियन इस्लामिक स्कॉलर हैं, हनफी जूरिस्ट है,
इनका हनफी ज्यूरिस्प्रूडेंस के साथ ताल्लुक है, मेंबर ऑफ नक्शबंदी सूफी ऑर्डर। सूफियों के बहुत से सिलसिले हैं, 4 बड़े प्रोमिनेंट सिलसिले हैं, वो आप पांचों स्टूडेंट्स को पता होगा, जो ऑनलाइन है उनको भी पता होगा। 4 बड़े मशहूर सिलसिले हैं, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, कादरिया और कंप्लीट करें प्लीज चिश्ती। ये 4 सिलसिले बड़े मशहूर हैं, और भी सिलसिले हैं, हमने बात को फैलाना नहीं। कम टू द पॉइंट, कम टू द प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेलेवेंस। और वो प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द रेलेवेंस ये है कि ये चारों सूफी सिलसिले प्यूरिटेनिकल वर्जन ऑफ इस्लाम को फॉलो करते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस व्हिच मेक्स नक्शबंदी स्टैंडिंग अलोन, स्टैंड्स अलोन। इन विच वे? नक्शबंदी और बाकी 3 सिलसिले ना, चिश्ती, सोहरवर्दी और कादरिया, ये चारों प्यूरिटेनिकल वर्जन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक हो गया, बहुत बड़ी कॉमन बात है, बहुत बड़ा कॉमन बैकग्राउंड बन गया। बट डिफरेंस ये है कि बाकी 3 सिलसिले कहते हैं कि हमारा साथ से कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है, हमारा स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। हम पीस के, अमन के पैगाम्बर हैं, मोहब्बत के, इज्जत के, आलम इंसानियत के हम लोग सबको बता रहे हैं, और हम मुसलमानों को रिफॉर्म करते हैं, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, बस अपने तरीके से। नक्शबंदी कहते हैं ना ना ना, ये तो करना ही नहीं है, ये क्या बात हुई, ये तो आप इस्लाम का बेड़ा गर्क खुद ब खुद होता जाएगा। कोर्ट को छेड़ना है, पकड़ना है, क्लोज उसके साथ रेलेवेंस बनानी है, सियासत को नहीं छोड़ना। नक्शबंदीज आर पॉलिटिकल, प्यूरिटेनिकल वर्जन ऑफ इस्लाम को भी फॉलो करते हैं, और पॉलिटिकल भी है कि स्टेट के रूलर्स, हुक्मरान, बादशाह, किंग, कैबिनेट, जो भी रूलर्स हैं अपने जमाने के, वो कोई ऐसा कानून पास ना करें, वो कोई ऐसी पॉलिसी ना बनाए जो प्यूरिटेनिकल वर्जन ऑफ इस्लाम के खिलाफ हो। नक्शबंदीज आर पॉलिटिकल सूफी, इनको पॉलिटिकल सूफी भी कहा जाता है। अच्छा, ये नक्शबंदी मेंबर ऑफ नक्शबंदी ऑर्डर डिस्क्राइब्ड बाय सम फॉलोअर्स एज मुजद्दिद, मीनिंग अ रिवाइवल ऑफ हिज वर्क इन रिजुविनेटिंग इस्लाम एंड अपोजिंग द न्यू मेड रिलीजन ऑफ दीन इलाही। अच्छा, उसके बाद है अर्ली लाइफ एजुकेशन, रिसीव्ड मोस्ट ऑफ हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम हिज फादर अबुल अहद, हिज ब्रदर मोहम्मद सादिक, एंड फ्रॉम मोहम्मद ताहिर अल-लाहौरी। He also memorized the Quran, he then studied in Sialkot, and he's a Kashmiri born scholar. Kamaluddin Kashmiri अपने ज़माने के बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान थे। काजी बहनुल बदख्शानी taught him jurisprudence, फिक़ह भी पढ़ी। ये उस ज़माने के जो बेसिक डिसिप्लिन्स थे जो मदरसा के अंदर पढ़ाए जाते थे। फॉलो गेटिंग माय पॉइंट्स, मैं तरतीब से चलने की कोशिश करता हूँ, मैं डेविएट जैसे करता हूँ, मुझे खुद पता चल जाता है कि मुझे आपको स्कॉलर भी बनाना, मुझे आपको बीपीएससी के हवाले से। He was given permission to initiate and train. अच्छा, तो he was given permission to initiate and train followers at the age of 17, 17 साल की उम्र में। अच्छा, तो an important period of his life is that between 1618 1622, 1 year of his period was spent in the prison of Gwalior and the other 3 with the Emperor Jahangir and his army. ये आप सिंपल प्लेन चीजें ये आप कर लीजिएगा। मैं बताता हूँ दीन इलाही उस जमाने में क्या था, उसकी क्रिटिकल सिग्निफिकेंस है क्या। दीन इलाही के बारे में सबसे पहली बात तो आप ये जान लें कि ये रिलीजन अकबर के दौर में, अकबर के डेथ के बाद तो फौरन से पहले ही खत्म हो गया, अकबर की जिंदगी में भी ये रिलीजन पैदा नहीं फैल सका। ये बात है, तो फिर हम ये बात क्यों करते हैं कि मुजद्दिद फ़िज़ानी बहुत बड़े आलिम दीन थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़ा जवाब किया, दीन इलाही को उधेड़ के रख दिया, उन्होंने बहुत बड़ा जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड की और दीन इलाही को उन्होंने उसकी प्रोस्पेटाइजिंग नहीं होने दी। ये बात क्यों करते हैं, इस बात को समझना थोड़ा सा क्रिटिकल इंसाइट चाहता है। वो ये कि अराउंड 15th century Qadri and Chishti orders were present in India, but around the coronation of Akbar, the great Shatariya order taken over the spiritual space of Muslim Sufis. Shatariya एक सूफी सिलसिला है, so called Muslim, but practically it is not the follower of puritanical version of Islam. ये deviant सूफी है, ये बहुत तेजी के साथ अकबर की कोर्ट में इनका impact बढ़ रहा है। Their order was explicitly deviant from the mainstream traits of Muslim Sufism. They were open proponent of synthetic discourse. ये synthetic discourse को propagate कर रहे थे। Synthetic discourse का मतलब क्या हो सकता है आपके ख्याल में? सिंथेटिक डिस्कोर्स का मतलब, सिंथेटिक डिस्कोर्स का मतलब ये होता है कि तमाम रिलीजन्स जो हैं वो अपने इसेंस के अंदर सेम है, तमाम रिलीजन्स को मिलाकर तमाम रिलीजन्स आपस में कोलैबोरेटेड हैं, तमाम रिलीजन का जो बेसिक कोर है वो इसेंस सेम है। हर किसी ने अपने अल्लाह, गॉड, खुदा, भगवान के पास जाना है, तो ये अलग अलग मज़ाहब जो हैं, ये अलग अलग रास्ते हैं, खुदा, अल्लाह, भगवान सब एक है। तो हर रिलीजन के अंदर कुछ कॉमन चीजें हैं, तो तमाम रिलीजन सेम टाइम दुरुस्त है। हर रिलीजन के फॉलोवर्स अगर रिलीजन के जो
फाइटिंग का जो एस्पेक्ट है, जो कंट्राडिक्टरी एस्पेक्ट है, उसको इग्नोर करें और जो हार्मनी का एस्पेक्ट है उसको फॉलो कर लें। हम मुसलमान या इस्लाम इस चीज को सेकंड नहीं करता। इस्लाम का ये क्लेम है, मुस्लिम सोसाइटी इसी क्लेम के ऊपर एक्सक्लूसिव बुनियादों पे खड़ी होती है कि मुस्लिम्स आर स्पेशल, दे आर एक्सक्लूसिव, दे कैन नॉट बी सबमर्ज्ड विद अदर रिलीजन्स। लिहाजा इस्लाम के अंदर सिंथेटिक डिस्कोर्स की कोई स्पेस नहीं है। शतारिया ऑर्डर्स और जो जितने भी ऑर्डर उस जमाने में मैंने बताया ना आपको, बहुत सी अल्फी मूवमेंट्स चल रही है, सबके सब डेविएंट है। डेविएंट का मतलब समझती हैं आप? डेविएंट का मतलब समझते हैं? जो मेन कोर इस्लामिक मॉड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ऑर्थोडॉक्स इस्लाम है, उससे हट के हैं। So they were open proponents of synthetic discourse, compromising on their own interpretation of the religion. Contemporary ideological currents, ज़करी सेक्ट है, रोशनाइया सेक्ट है, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ज़करी सेक्ट, रोशनाइया सेक्ट, उसके बाद है अल्फी सेक्ट, उसके बाद है मुक्तवी सेक्ट, उसके बाद है महदवियत। अच्छा, अल्फी मूवमेंट जो चल रही थी खासतौर पर महदवियत और बाकियों के अंदर भी ये सोच मौजूद थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे हमें कोई एतराज नहीं है, 1000 साल पूरे हो गए, लेकिन उनकी जो शरीयत है उसका टाइम पीरियड 1000 साल का था। अब नया बंदा एक आएगा जो नबूवत का ऐलान तो नहीं करेगा, लेकिन वो नबी के जैसा होगा। आखिरी नबी हम अल्लाह के रसूल को ही मानते हैं, लेकिन वो नबी के जैसा होगा, वो अपनी शरीयत लेके आएगा। ये सोच इन डेविएंट सूफी ऑर्डर्स ने पेश करना शुरू कर दी थी in order to provide a carrier, in order to facilitate the syncretic discourse. सर एक मानसिकता की हाँ न्यू बंदा आएगा और प्रॉफिट के बाद नहीं, वो प्रॉफिट नहीं होगा, वो नबी नहीं होगा, वो रूलर भी हो सकता है, वो बादशाह अकबर भी हो सकता है, और अकबर कोई भी हो सकता है जो कॉम्पिटेंट हो, इंटेलिजेंट हो। जाहिर है जिस बंदे को उन्होंने अपना इस तरह का वैल्यू देनी है, इस तरह का स्टेटस देना है, वो उसमें कुछ खूबियां तो होंगी। These sects believe that by the end of first millennium का क्या मतलब है? अल्फी, अल्फ, prophethood of Muhammad peace be upon him had been completed, मुकम्मल हो गई है, 1000 साल पूरे हो गए, मुकम्मल हो गई है। This requirement of new prophet emerged. These sects started that Islamic Shariat should be revoked as it lost its vitality to serve the problem faced by humankind. शरीयत है ना, वो इंसानियत को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, शरीयत उन चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकती। ये इन स्कूल्स का थॉट था, कंबाइंड थॉट था, कलेक्टिवली मूव नहीं कर रहे थे, मूवमेंट अलग अलग चल रही थी, सोचें अलग अलग थी, इसीलिए तो सिंक्रेटिक का लफ्ज इस्तेमाल किया। इनकी थॉट ये थी कि शरीयत है ना, नबी करीम की शरीयत को 1000 साल पूरे हो गए, अब ये नाउ इट्स नो मोर इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ह्यूमन बीइंग। इंसानी तहजीब को जिन मसाइल का सामना है, अब 400 साल पहले की बात हो रही है, 16वीं सेंचुरी में, अब ये मसाइल शरीयत हल नहीं कर सकती। लिहाजा मोहम्मद की प्रॉफिट पे हमें हमारा ईमान है, लेकिन उनकी लाई हुई शरीयत जो है ना, इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय some other thoughts, some other scheme, some other discourse, कोई भी चीज हो सकती है। तो वो ये सोचें पैदा हो रही है, इस सोचों का मतलब है वो एक स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं अकबर को दीन इलाही बनाने के लिए। दीन इलाही अकबर ने अपने दिमाग से, वो तो पढ़ा लिखा बंदा ही नहीं था, अकबर बादशाह तो आप जानते हैं वो पढ़ा लिखा नहीं था, आप में से किसी को पता होगा इस बात को, कैसे बना दिया रातों रात बैठे बैठे। उसको पूरा गाइड किया गया है, सिचुएशन मिली है, लोगों ने उसे गाइड किया, मिसगाइड किया, गाइड तो नहीं कह सकता मैं, ब्रेन वॉश किया। सर ये सारी सिचुएशन लाइक जिस टाइम कॉलोनाइज में, उस टाइम जब मुगल पीरियड चल रहा था, ये सब उसी से बिल्डिंग कर रहा है, उसी से मतलब उस टाइम की बात हो रही है जब मुगल एम्पायर आए। मुगल एम्पायर तो वाज इट्स जेनिथ 16वीं सेंचुरी में, वो तो स्टार्ट हो गई है, बहुत बड़ी एम्पायर बन गई, अकबर ने तो बनाई थी। और अब वो जो क्या अकबर भी तो रूलर है मुगल एम्पायर का रूलर है, वाज मुगल एम्परर, ही वाज नॉट अ रूलर, से एम्परर का, एम्परर और किंग में फर्क का पता है ना?
एम्परर उसे कहते हैं जो मुख्तलिफ इलाकों पे कब्जा करके Invade करके मुख्तलिफ कंट्रीज पे, इलाकों पे नहीं, इलाका तो एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है, countries को invade करके। कंट्रीज इलाकों का मतलब है जहाँ के रूलर हो, जहाँ का बादशाह हो, उस बादशाह की टेरिटरी को रूल किया, बादशाह खत्म करके उसे अपनी किंगडम का हिस्सा बनाया और वहाँ पे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन दी और वहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन का सिस्टम भी बनाया, उसको कहते हैं एम्पायर। जैसे मंगोल थे, वो एम्पायर नहीं बना सके, उन्होंने कब्जा किया, बहुत पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया उन्होंने, लेकिन किसी जगह पे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दी उन्होंने, लूटा खराज लिया, वापस चले गए। सिकंदर आजम भी एम्परर नहीं था, सिकंदर आजम ने कब्जे बहुत जगह पे कब्जे करके अपने गवर्नर बनाए, वो या किंग्स जो थे उनके साथ मुआहदा तय हुआ कि आप हार गए हैं, अब आपने हर महीने हर साल मुझे इतना खराज देना है, ट्रिब्यूटरी देनी है। ये वाज नॉट एम्परर। एम्परर कभी भी बादशाह को बरकरार नहीं रखता, फतह हासिल करने के बाद वो बादशाह खत्म करता है, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोज करेगा, अपना रेवेन्यू सिस्टम बनाएगा, अपना गवर्नर लेके आएगा, किंग जो किंग है उसको खत्म करेगा, किंगडम को। अच्छा, अकबर ने बड़ी स्लो एंड स्टेडली, बहुत ग्रेजुएशन के साथ, ग्रेजुअली उसने जो है दीन इलाही को इम्पोज किया था। सबसे पहले उसने अकबर जो था ना, ये रानी क्या है? दीन एक मजहब है, दीन इलाही। अकबर ने एम्पायर बना ली। अकबर को पता था कि वो एक ऐसे इलाके में है जहाँ पर मुसलमानों की तादाद ना होने के बराबर है, बहुत कम है, और हिंदू बहुत ज्यादा हैं, और ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, जैन मत के मानने वाले भी हैं, मैं इन सब का एम्परर हूँ। तो ये कैसे हो सकता है कि मेरी कंट्री में सिर्फ इस्लाम जो है वो रिलीजन के तौर पर काम करे, बाकियों का हक नहीं। उसकी अपनी सोच थी, उसने कहा था कि एक ऐसा रिलीजन बनाऊंगा जिसमें तमाम मज़ाहब, syncretic discourse. He wanted to impose, he wanted to implement some kind of syncretic discourse. सेकुलर का लफ्ज़ जमाने में सेकुलर कह सकते हैं, लाइन एक लाइन पे कह सकते हैं, बार बार सेकुलर का वर्ड यूज ना करें, क्योंकि इट वाज नॉट सेकुलर अप्रोच। सेकुलरिज्म तो सिंक्रेटिक नहीं होता, सेकुलरिज्म जो है वो सिंक्रेटिक डॉक्ट्राइन नहीं लेके आता। तो इसमें क्या फर्क है? इसमें फर्क ये है कि ये इसको वो रिलीजन कह रहा है, सेकुलरिज्म तो अपने आप को रिलीजन नहीं कहता। सिंक्रेटिक का मतलब है उस रिलीजन की ये बात ले लो, इस रिलीजन की अच्छी बात है इसको ये ले लो, हिंदुओं की ये बात अच्छी है वो ले लो, ईसाइयों की ये बात अच्छी है वो ले लो, ये हमारा नया रिलीजन बन गया। सेकुलरिज्म तो नए रिलीजन को भी नहीं मानता। सेकुलरिज्म रिलीजन के खिलाफ नहीं होता, लेकिन सेकुलरिज्म जो है वो बुनियादी तौर पर रिलीजन को वर्ल्डली अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं करता, स्टेटिक अफेयर में भी इन्वॉल्व नहीं करता। अच्छा, 15 ये ग्रेजुअली इसने न्यू दीन इलाही बनाया है। सबसे पहले 1575 में अकबर जो है वो इबादत खाना बनाता है फतेहपुर सीकरी में। जी ऑनलाइन अकबर का जो दिमाग था, उसका जो माइंड था, वो 3 लोगों ने बनाया। एक फैमिली थी, मुल्ला मुबारक और उसके 2 बेटे थे, अबुल फजल और फैजी, दोनों ईरान से आए थे। ये दोनों भाई थे, मुल्ला फजल इनके वालिद साहब थे, ये पहले शिया थे, फिर बाद में रिलीजन चेंज कर लिया, बाद में कुछ लोग कहते हैं डेरी हो गए थे। ईरान से भी उनको इसी वजह से निकाला गया था क्योंकि ये बड़ी ना एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज में मुलव्वस थे। इन्होंने अकबर के नजरियात को चेंज किया टुवर्ड्स syncretic discourse. The syncretic discourse developed by Akbar was basically influenced by or infused by Mullah Mubarak and his 2 sons, Abul Fazl and Faizi. All 3 had played pivotal role in shaping Akbar's mind towards incepting new religion. 1575 में फतेहपुर सीकरी में अकबर साहब जो है वो बनाते हैं इबादत खाना। 1575 फतेहपुर सीकरी इबादत खाना बनाते हैं। यहाँ पर तमाम मज़ाहब के मानने वाले, जैन मत, हिंदू मत, बुद्ध मत, इस्लाम, ईसाईयत, जुडाइज्म, तमाम मज़ाहब के मानने वाले थियोलॉजियंस किसे कहते हैं? जो अपने अपने मजहब की थियोलॉजी को समझने का एक्सपर्ट होता है, उनको बुलाया जाता है। स्कॉलर्स नहीं, थियोलॉजियंस कहते हैं। रिलीजियस मौलवी, मौलाना को कहते हैं, हर मजहब के अंदर मौलाना होता है। स्कॉलर और चीज होती है, स्कॉलर तो वो ना जो क्रिटिकल एनालिसिस के साथ चीजों को देखता है। स्कॉलर्स का लफ्ज आप यूज कर सकते हैं, कोई एग्जामिनर इस पे डिबेट, इस पे ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। मैं थोड़ा वो रिसर्च में हमारी लफ्जों के इस्तेमाल पे बड़े कॉन्शियस होना पड़ता है। अच्छा, तो वो
फतेहपुर सीकरी में तमाम मज़ाहब के थियोलॉजियंस आकर बहस करते थे इन ऑर्डर टू locate, in order to trace a common ground, in order to provide sanctity, sanction, legality to syncretic discourse. उनके दरमियान डिबेट्स होती थी। ये बात है 1575 की। 1579 में a royal decree was issued according to which only Akbar could be final mediator in the religious debates. 1579 Akbar as final mediator. फाइनल मीडिएटर रिलीजियस मैटर्स में तो बादशाह मीडिएटर नहीं हो सकता। रिलीजियस मैटर्स में तो जो फकी है, काजी है, वो मीडिएटर होता है। इस्लाम भी ये कहता है बादशाह तो मीडिएटर नहीं हो सकता। आपको पता है इस बात का? पाकिस्तान में अगर कोई मसला पैदा हो मजहब का तो पाकिस्तान के जो मुफ्ती आजम साहब है वो फतवा देंगे, वजीर आजम साहब तो फतवा नहीं दे सकते। पूरे मुल्क में बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाएगा। अकबर ने ये कर दिया। लेकिन मैंने बताया ना ग्रेजुअली उसने दीन इलाही पहले 1575 में ये बनाया, डिबेट्स करवाई, माइंड लोगों का, स्कॉलर्स का, अपने दरबारियों का, उलमा का, मोबिलिटी का, ब्यूरोक्रेट्स का माइंड क्लियर किया कि जी मैं कुछ करने जा रहा हूँ 2-4 साल में। 1579 में उसने फाइनल मीडिएटर अडॉप्ट कर लिया कि अकबर किंग इज द फाइनल मीडिएटर इन रिलीजियस मैटर्स। फिर 15 उसके बाद 1582 में अकबर ने तौहीद इलाही के नाम से एक नया रिलीजन बनाया। 1582 तौहीद इलाही, जिसको उर्फ़े आम में दीन इलाही कहा जाता है। इसका असल नाम जो है, जो ऑफिशियल नाम है वो है तौहीद इलाही, ये उसने बनाया। तो सेकंड मिलेनियम उसके बाद अल्फी मूवमेंट, ये अकबर की अल्फी मूवमेंट जो डेविएंट है, जो प्यूरिटैनिकल वर्जन ऑफ इस्लाम को नहीं मानती, ये बातें प्यूरिटैनिकल वर्जन ऑफ इस्लाम के तो खिलाफ है ना। तो अकबर ने फिर अल्फी मूवमेंट अपने तौर पर चलाई और उसके बाद दीन इलाही जब नफाज हुआ उसका 1582 में जब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, प्रोमलगेट किया जाता है, तो 1582 से उन्होंने नया साल शुरू किया। हमारा मुसलमानों का इस्लामी साल हिजरी साल होता है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में गए थे हिजरत करके, पहली हिजरी वहां से शुरू होती है ना। तो 1582 में उन्होंने हिजरी साल खत्म कर दिया। अकबर ने खत्म कहाँ हुए, कभी खत्म तो नहीं हुए, उसने खत्म किए और अल्फी साल शुरू किया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मेजर प्रैक्टिसेस ऑफ बिलीफ, ये दीन इलाही के मेजर प्रैक्टिसेस हैं। द यूनिटी ऑफ गॉड, फॉलोवर्स सल्यूट वन अनदर विद अल्लाहु अकबर। आप मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे कहता हूँ, आप जवाब देंगे वालेकुम अस्सलाम, ऐसा ही होता है ना। तो अकबर के दौर में दीन इलाही के मुताबिक आप जब मिलेंगे, मैं आपसे मिलूंगा तो मैं कहूँगा अल्लाह अकबर और आप कहेंगे जल्ला जलालुहु। ये उन्होंने, इसे क्या कहते हैं, सलाम ग्रीटिंग्स कहते हैं ना, ग्रीटिंग्स उर्दू में क्या ऐसे कहते हैं, सलाम दुआ। सलाम दुआ का तरीका ये बनाया है, बिल्कुल ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ मीट ऑफ ऑल काइंड्स, किसी भी किस्म का गोश्त खाना हराम करार दिया गया। बर्थ बाय एनिवर्सरी पार्टी वाज अ मस्ट फॉर एवरी मेंबर। अहिंसा, नॉन वायलेंस, ये जैन मत का असूल है। मीट ना खाना हिंदू मत का असूल है। और ये सब, और आग की बड़ी अहमियत होती थी, सूरज की बड़ी अहमियत होती थी। सूरज की अहमियत ज़ोरास्ट्रियन में होती है। ज़ोरास्ट्रियन कौन होते हैं? पारसी, मजूसी, पारसी पूछते हैं, पारसी, जी जी बिल्कुल, मजूसी पारसी से क्या कहते हैं? हाँ जी, बस ठीक है, हाँ ठीक है। पारसियों ये बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। अच्छा, इम्पैक्ट क्या हुआ है? रिफॉर्म ऑफ रूलिंग क्लास। अब मुजद्दिद फ़सानी ने अपना नजरिया पेश किया, अपने नजरिया पेश नहीं किया, नजरियात पेश किए छोटे छोटे पैचेस की शक्ल में। उन्होंने उन्होंने जो उनकी जो मुझे लगता है कि मैंने एक अदर छोड़ दिया है। अच्छा, ये मुजद्दिद फ़सानी जो थे वो आखिर करना क्या चाह रहे थे? अब इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, कॉन्टेक्स्ट बन गया आपका, इसमें क्रिटिकल एनालिसिस भी इसके अंदर मौजूद है। रिफॉर्म ऑफ रूलिंग क्लास। मुजद्दिद अल-फ़सानी ये समझते थे कि अगर बादशाह को
राह रास्त पर लेकर आना है तो बादशाह को बराह रास्त मुखातिब नहीं करना। जो रूलिंग इलीट है ना, जो बादशाह के इर्द गिर्द लोग हैं, उसकी काबीना है, जो उसके कोर्टियर्स हैं, कोर्टियर्स का मतलब समझते हैं ना आप, दरबारी, उनको अप्रोच किया जाए, वो ठीक मुसलमान है और बादशाह के असर में है, मैं उनको एड्रेस करूंगा तो वो ठीक हो जाएंगे। तो इस सिलसिले में उन्होंने 526 खतूत लिखे मुख्तलिफ दरबारियों को, और बताया कि बादशाह की जो प्रैक्टिसेस हैं वो इस्लाम का जो कदीम ऑर्थोडॉक्स वर्जन है, वो एक्चुअल इस्लाम है, उसको उसको मसख करके रख देंगे। The form of the ruling laws seem to be the upholding of the religious law by his word. His relation to the state is like that of the heart in the body. जैसे आपके जिस्म में दिल अगर ठीक है तो आपका जिस्म ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से एक कंट्री के अंदर बादशाह की वैल्यू वही है जो हार्ट की होती है। ये उनके अपने वर्ड्स हैं। दिस इज नॉट माई कॉमेंट्स, दिस इज नॉट माई इंटरप्रिटेशन। ये मुजद्दिद अल-फ़सानी के एक खत के अंदर उनके खतूत हैं। बादशाह इज लाइक अ हार्ट इन द बॉडी। हार्ट इज, इफ हार्ट इज राइट, then the whole body is righteous. His most distinct contribution to the religious mystical thought in general was re-linkage of the formalistic dynamics of the religion to the inner vitality of the deep mysticism. प्रॉब्लम क्या आ रहा था? ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। प्रॉब्लम ये था कि जो डीप मिस्टिसिज्म है वो डेविएट कर गया, वो शरीयत को नहीं। शरीयत और तरीकत दो अलग अलग चीजें हैं। शरीयत और तरीकत, ये लफ्ज़ सुना है आपने? तरीकत सूफ शरीयत कहते हैं कुरान हदीस के वो अहकामात जो एक्सप्लिसिट है, वाज़े, नमाज़ें 5, वज़ू करने का तरीका ये हलाल है, ये हराम है, सूद नहीं लेना, ये नहीं करना, अल्लाह एक है, नबी उसके हैं, 4 खुदा, ये एक्सप्लिसिट वाज़े चीज़ें हैं, बच्चे को पता है। तरीकत वो है जो सूफी कहते हैं कि ये सब चीज़ें जो है ये ज़ाहिरी चीज़ें हैं। जो बातिनी मामलात है ना, इंसान को अल्लाह की नज़दीक बातिन लेके जाता है, अंदर का इंसान। बात तो बाजार बड़ी अच्छी है, लेकिन जब ये अच्छी बात आप करते हैं ना प्रैक्टिस, तो वो जो शरीयत है, जो एक्सप्लिसिट अहकामात है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो डीप मिस्टिसिज्म जो है ना, वो इन 4 सूफी सिलसिलों के साथ नहीं थे, उनके अलावा भी जो डेविएंट थे। तो डीप मुजद्दिद अल-फ़सानी का कंट्रीब्यूशन ये है कि ना, और हाँ, उनके ज़माने तक और अभी भी ये चीज़ मौजूद है, जूरिस्ट जो शरीयत की बुनियाद पर फ़िक़्ह को समझते पढ़ते हैं, और सूफी, ये 2 अलग अलग डोमेन्स हैं, और ये हिस्ट्री के बहुत से मौक़ों पर एक दूसरे के खिलाफ क्लैश भी इनका होता है। तो मुजद्दिद अल-फ़सानी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दीन इलाही के खिलाफ जो किया, वो तो मैंने बता दिया, वो तो है। खतूत लिखे अकबर के बारे में, उन्होंने तरीक़त और शरीयत, जूरिस्ट और मिस्टिक, सूफी और फ़कीह, उन दोनों की डोमेन्स को उन्होंने कनेक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ प्यूरिटैनिक वर्जन ऑफ इस्लाम। उन्होंने बताया कि सूफीज भी सही मुस्लिम है, और जो फ़कीह हैं, फ़कीहों का क्लेम है कि हम सही मुस्लिम हैं। फ़कीह हिस्ट्री में सूफियों को गालियाँ निकाल रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनको काफिर भी कह देते हैं। फ़कीह सख्त होता है। फ़कीहों में क्यों सख्त है फ़कीह? मुफ्ती क्यों सख्त है, फ़कीह क्यों सख्त है? क्योंकि फ़कीह कहते हैं जो चीज़ लिखी हुई है ना, उससे हटना नहीं है तुझे। 5 नमाज़ें हैं, हज है, ज़कात है, रोज़ा है, नमाज है, ये है, ये हलाल है, ये हराम है, वज़ू ऐसे करना है, पर्दे के ये कामात है, ये निकाह ऐसे होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। हर चीज़ तयशुदा है, कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है, कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है। ये असूल है, इससे नहीं होता। सूफी थोड़ा कहता है कि ओपनली सूफी तनकीद नहीं करता किसी चीज़ पे, लेकिन वो ना उन चीज़ों को इग्नोर कर रहा है। वैसे मैं बात कर रहा हूँ। तो सूफीज में और फ़कीह में डोमेन्स अलग अलग हो गए, क्लैश नहीं होता है। मुजद्दिद अल-फ़सानी ने फ़िक्र में लिखा है रीलिंकेज, दोबारा से लिंक बनाया उसने, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूफीज़्म, तसव्वुफ और फ़िक़्ह में क्लैश नहीं था। फ़कीह उस ज़माने में भी होते थे, उनका नाम फ़कीह नहीं होता था। सूफी सोच रखने वाले उस ज़माने में भी होते थे, वो सूफी कहलवाते नहीं थे। ठीक है ना? बहुत बड़ा स्टेटस था, इतना बड़ा स्टेटस था कि उनकी जिंदगी में उनका इंतकाल हुआ 1624 में, 1611 में उनके इंतकाल से 13 साल पहले। स्टेटस तो पूछा ना आपने, 2 बातें बताऊंगा आपको स्टेटस की, आपको अंदाजा हो जाएगा। एक तो ये कि जहांगीर ने उनको जेल करवा दिया। क्यों जेल करवाया, इसकी वजह बताता हूँ आपको। अकबर तो फौत हो गया था, दीन इलाही तो खत्म हो चुका था, तो फिर क्यों जेल करवाया? क्योंकि मुजद्दिद अल-फ़सानी का इम्पैक्ट, मुजद्दिद अल-फ़सानी ने खतूत लिखे बहुत ज़्यादा,
सूबेदारों को, ब्यूरोक्रेट्स को, दरबारियों को, बड़े बड़े लोगों से उनका रब्ता रहता था, आम बंदे से वो बात नहीं करते थे, पढ़े लिखे आदमी थे बहुत ज्यादा। उनका इम्पैक्ट मुगल फौज के अंदर इतना गहरा था, जहांगीर को लगता था कि कहीं ये मेरा तख्ता ना हो दे, इतना इम्पैक्ट था उनका फौज के अंदर। इसीलिए उन्होंने, जहांगीर ने मुजद्दिद फिसानी को जेल में कैद करवाया। असल जिहाद तो उनका अकबर के खिलाफ था, अकबर ने तो कुछ नहीं कहा, अकबर की डेथ हो गई थी, लड़ाई खत्म हो गया, अकबर ने तो कुछ नहीं कहा मुजद्दिद फिसानी, जहांगीर ने कैद कराया। जहांगीर बेहतर मुसलमान था, जहांगीर बिगड़ा हुआ मुसलमान नहीं था, अपने बाप की तरह नहीं था, उसने फिर क्यों कैद करवाया? आपके सवाल का जवाब, इतना इम्पैक्ट था उसका, मुजद्दिद फिसानी का इतना इम्पैक्ट था आर्मी के अंदर, मुगल मिलिट्री के अंदर। और दूसरा ये कि उनका इंतकाल 1624 में होता है। 13 साल पहले 1611 में सियालकोट के एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी, अब्दुल हकीम सियालकोटी, उनकी जिंदगी में 1611 में उन्होंने शेख अहमद अल फारूकी को खिताब किया था मुजद्दिद अल फिसानी ये हैं असल में। कई अल्फी तहरीकें चल रही है, हर अल्फी तहरीक अपना अपना मुजद्दिद अल फिसानी का वर्जन लेके मार्केट में आ रही है। मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, कोई नहीं चला, ये चल गया, और इसको फिर नाम दिया मुल्ला अब्दुल हकीम सियालकोटी ने मुजद्दिद अल फिसानी, और वो नाम ऐसा दिया कि आज के दिन भी मुजद्दिद अल फिसानी का जब जिक्र होता है तो एक ही बंदा आपके ज़हन में आता है, इतना इम्पैक्ट था अपनी जिंदगी के अंदर। अच्छा, फिर है थ्रू हिज मूवमेंट इफेक्टिवली चेक द हेटेरोडॉक्स इन्फ्लुएंसेस इन मुगल पॉलिटी। मुगल पॉलिटी का मतलब है जो मुगल ब्यूरोक्रेट्स हैं, सियासतदान हैं, उनके अंदर हेटेरोडॉक्स असरात आ रहे हैं। हेटेरोडॉक्स का मतलब है मुशरिकाना, दूसरे मज़ाहब को भी ठीक समझना, हिंदू मत की फलानी चीज भी ठीक है, बिदअत, बिदअत इस्लाम के अंदर ऐसी चीजें जो गैर इस्लामी है उनको इंक्लूड कर लेना। मुजद्दिद अल फिसानी के खतूत लेटर राइटिंग की वजह से ये तमाम इम्पैक्ट्स डिमिनिश हो गए, उनकी जिंदगी के अंदर ही खत्म हो गए। ये सबसे ज्यादा क्विकली इमीडिएटली रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाली मूवमेंट थी। अलीगढ़ मूवमेंट 50 सालों में उसने अपना इम्पैक्ट निकाला है। शाह वलीउल्लाह की मूवमेंट का इम्पैक्ट 30-40 साल में निकला, वो भी खत्म होता चला गया। हर मूवमेंट का इम्पैक्ट डिबेटेबल है, हुआ है कि नहीं हुआ। मुजद्दिद अल फिसानी का इम्पैक्ट उनकी जिंदगी में हुआ। लेटर्स लिखते हैं, हिडन लेटर नहीं थे, लेटर्स तो क्योंकि उनकी दो टैक्टिक्स थी। There were two tactics adopted by Mujaddid al Fisani. Number one is letter writing to the concerned person. जनरल बात नहीं करते थे, जनरल लोगों को एड्रेस नहीं करते थे, कंसर्न आदमी को खत लिखना है, फलाना दरबारी है अकबर के करीब है, फलाना सूबेदार है, इतनी उसकी इख्तियार है, उसको खत लिखना है। पहली टैक्टिक ये थी। दूसरी टैक्टिक ये थी कि उन्होंने ग्रुप्स बनाए, डिसाइपल के 3-3, 4-4, 5-5 बंदों के ग्रुप बनाए, और पूरे हिंदुस्तान में उस जमाने का जब ट्रांसपोर्टेशन गाड़ियां कुछ भी नहीं होता था, उज़्बेकिस्तान तक, बंगाल से लेके उज़्बेकिस्तान तक उन्होंने अपने डिसाइपल्स के सैकड़ों ग्रुप्स डिस्पर्स किए, फिर भेजे कि अकबर जो है मुगल कैपिटल जो है फतेहपुर सीकरी में था उस जमाने में, दिल्ली वाज नॉट कैपिटल एट दैट टाइम। कैपिटल में बैठ के वो तो गलत नजरियात को प्रचार कर रहा है, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने जो है वो अपने सैकड़ों ग्रुप्स भेजे। ग्रुप में जाकर मुजद्दिद अल फिसानी की तालीमात वहां पर स्प्रेड की, बताया उनको अकबर ये कर रहे हैं, मुजद्दिद अल फिसानी ये कर रहे हैं, हम आपके पास ये मैसेज लेके आए। हाउ साइंटिफिक ही वाज। नहीं, नाम स्लाइड्स में मेंशन नहीं है, क्योंकि वो फिर रिसर्च ओरिएंटेड हो जाता है। वो मैं पता कर सकता हूँ, मैं कुछ किताबें जहाँ से मैंने स्लाइड्स मैंने खुद बनाई है, तो वो मैं बता दूंगा, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा। वो थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड हो जाता है, मैं वो भी बता दूंगा, जरूर बता दूंगा। क्योंकि अकबर उसकी वो क्रिटिकल बेटा बेटा वो ना क्रिटिकल बात हो जाती है, क्योंकि अकबर दीन इलाही जो है ना उसका जिक्र किए बगैर तो हम मुजद्दिद अल फिसानी का सवाल हल कर ही नहीं सकते। ठीक है, हिस्ट्री भी है, फैक्चुअल बात भी है, लेकिन फैक्चुअल बात होने में और एक्चुअल बात होने में फर्क है। एक्चुअल बात यह कि दीन इलाही का इम्पैक्ट कोई था ही नहीं, कोई बंदा, कोई मुसलमान उसने दीन इलाही कबूल ही नहीं किया था, लेकिन हम उसके फैक्चुअलिटी से इनकार नहीं कर सकते। अगर आप ये आप ये बात लिख सकती हैं कि इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ था, लेकिन अगर आप ये बात लिखने के बजाय शुरू में ही मेंशन करते हैं कि दीन इलाही का कोई वैल्यू नहीं था, तो फिर आप मुजद्दिद अल फिसानी का सवाल हल नहीं कर पाएंगे।
लिहाजा उसको उसकी जो फैक्ट दीन इलाही का फैक्चुअल होना और फैक्चुअल होने में फर्क है। फैक्चुअली दीन इलाही वाज देयर, ये उसकी प्रोग्रेशन है, स्टेप बाय स्टेप है, इस्लाम के खिलाफ है, प्रोपेगेटिव के खिलाफ है, सब सिंक्रेटिक है, सिंक्रेटिक तो नहीं, इस्लाम तो सिंक्रेटिज्म को नहीं मानता, इस्लाम की अपनी सिंक्रेटिज्म है। तो ये है, तो आप डियर स्टूडेंट्स, अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, लेकिन आपके पास 2-3 अच्छी किताबें होनी चाहिए। आप सईद अहमद भट्ट की किताब लें, इकराम रब्बानी की किताब भी लें, ऐसे इकराम की सीएसएस के स्टूडेंट्स के पास एक टॉपिक पर कम से कम मिनिमम 2-3 नहीं, मिनिमम 4 किताबें होनी चाहिए, 5-6 हो तो और भी अच्छा है। कम से कम 4 किताबें, ये मिनिमम लिमिट है। अगर 3 किताबें तो आप समझ लें कि आप अपने साथ डेडिकेटेड नहीं हैं। हाँ, इकराम रब्बानी की किताब खरीद लें, एसएम इकराम की किताब खरीद लें, बुक्स के नाम मुझे याद नहीं है, इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया इन पाकिस्तान, ये एसएम इकराम की किताब है। किताबें घर जाके लिखें और पढ़ें और लिखें। सीएस का स्टूडेंट मैं लिख देता हूँ, एसएम इकराम मुस्लिम कम्युनिटी, इसका नाम है पाकिस्तान, इस किताब का नाम मुझे भूल गया, कल मैं बता दूंगा। इसकी 2-3 किताबें हैं, तीनों किताबें इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग एक किताब पढ़ें। और एसएम इकराम की किताब है, इकराम रब्बानी की किताब है पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से। ऐसे इकराम रब्बानी की किताब बहुत अच्छी किताब नहीं है, ये मैं क्लियर बता दूं। तो फिर मैं रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ, व्हाट इज द साइंस, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड माय रिकमेंडेशन, तो ये है कि वो आउटलाइन एक प्रिसाइज एक किताब के अंदर आपको मिल जाएगी। तैयारी तो आपने ओरिजिनल बुक्स जितना ज्यादा यूज करेंगी, रीडिंग जितनी अच्छी होगी आपकी, रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड नोट्स मेकिंग, सीएसएस का स्टूडेंट रीडिंग और नोट्स मेकिंग की वजह से बनता है। अकेडमीज और ऑन सेकंड नंबर, अकेडमीज में सिर्फ आपको गाइडलाइन मिलेगी, रीडिंग नोट मेकिंग, नोट्स मेकिंग, ये दो काम 18 घंटे की आपकी कंजम्पशन एक दिन में होनी चाहिए। 10 घंटे की रीडिंग और 6 घंटे की राइटिंग और 2 घंटे का जो सांस लेने का टाइम है, तो ये आप कर रहे हैं, देन यू आर ए सीएसएस स्टूडेंट। बाकी फिर अल्लाह के हवाले आप आ सकते हैं, नहीं होते। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो फिर अल्लाह के डोमेन में बात नहीं, फिर आपके डोमेन में है, और वो ये है कि यू आर नॉट राइटिंग एंड रीडिंग, सॉरी रीडिंग एंड नोट्स मेकिंग। राइटिंग तो रैंडम भी होती है, नोट्स मेकिंग, प्रिसाइज राइटिंग, नोट्स मेकिंग। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड राइटिंग, आई एम यूजिंग द फ्रेज नोट्स मेकिंग, वरना फिर आप सीएसएस स्टूडेंट नहीं है। अच्छा, शाह वलीउल्लाह हमारा सेकंड टॉपिक है। 2 फरवरी 1703 को पैदा होते हैं, 1762 का इंतकाल होता है। फादर जो है शाह अब्दुल रहीम है, इनके वालिद का नाम है शाह अब्दुल रहीम। अब शाह वलीउल्लाह की अहमियत क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। शाह वलीउल्लाह की अहमियत ये है कि वो, हाँ, क्योंकि हमने 12-14 दिनों के अंदर जनवरी के पहले हिस्से तक हमने पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स की ओवरलैपिंग वाली हिस्से से पहले मुकम्मल करना है। प्री पार्टीशन बनते हैं तकरीबन 16 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 14-15-16, वो मैंने आपको 6-7 दिन में करवा देना। जल्दी का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई जान छुड़ाऊंगा आपसे। मैंने कितनी डिटेल में एक पूरी पॉइंट डिस्कस किया है, मैंने पूरा 360 डिग्री एंगल मेरा अप्रोच बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरा ख्याल है कि मैंने हर चीज कवर की है। स्लाइड्स में डिटेल बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो मैंने पढ़ाया ना आपको उससे थोड़ी ज्यादा नहीं है। नोट्स, बुक्स, स्लाइड्स जितनी अच्छी मैंने बनाई है, इससे 10 गुना अच्छी स्लाइड्स में मिले। स्लाइड्स क्या है, स्लाइड्स टीचर की जो गाइडलाइन है, वो ट्रैक पे रखना चाह रहा है। टीचर क्या करना चाह रहा है, जो टीचर मुझसे कम अच्छा है, जो टीचर मुझसे अच्छा ज्यादा अच्छा है, वो आप अकेडमी में क्यों आती हैं, आप हाउ टू बी ऑन ट्रैक। अकेडमीज आपको सिर्फ ये बताती है, अकेडमीज आपको प्रेप नहीं करती। मतलब ये कोई मैं कोई बहुत नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, आप सुनते आराम से। ट्रैक पे प्रिपरेशन तो रैंडम बुक्स हजारों बंदा पढ़ सकता है, प्रिपरेशन नहीं होती, तो हम आपकी प्रिपरेशन ट्रैक पे रखते हैं आपको। आखिर तक आपने ट्रेल की पटरी पे चलना है, आप किसी भी वक्त गिर सकते हैं। बिल्कुल होने चाहिए, आपको पता तो नहीं, तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए। सवाल आपने 50 टॉपिक दिन रात एक करके तैयार करनी है, 50 में से एक भी सवाल नहीं आया,
ऐसा होता है सीएसएस में, ऐसा सीएसएस में बीएमएस में होता ही है बहुत ज्यादा। उसका नाम मेरा कोई फॉल्ट है ना, इस पूरे सिस्टम का कोई फॉल्ट है ना आपका कोई फॉल्ट है। लेकिन सर फिर हम जितने रीडिंग्स करके और डायमेंशन में अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन किसी भी पर्सपेक्टिव है फिर हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमने सारे डायमेंशन सॉल्व कर लिए। 360 डिग्री का वर्ड मैंने यूज किया है। सर ये एनालिटिकल ये तो कुछ भी है हाँ, सारे डायमेंशन जो रिफॉर्म मूवमेंट है ना, उसमें वो एनालिटिकल भी है, मैंने थोड़ा बहुत एनालिटिकल भी पढ़ाया है आपको। रिफॉर्म मूवमेंट में क्रिटिकल में आमतौर पर सवाल प्ले नहीं आता, शाहवली के बारे में, मुझे के बारे में। ये क्रिटिकल एनालिसिस शुरू होता है 47 के बाद वाले एरिया में ज्यादा शुरू होता है। ये आप जेल में रखें, आप सीएस के पुराने सवाल निकाल के देखें, वो कभी नहीं पूछा गया 1905 की जो तकसीम बंगाल की तहरीक है उसमें मुसलमानों के अंदर जो है वो एहसास सेंस ऑफ एलियनेशन पैदा की। ये सवाल कभी नहीं पूछेगा, क्रिटिकल क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इसका जवाब आप वही बताएंगे कि जो जो मूवमेंट्स उन्होंने चलाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अभी तो मैं शायद 9 मिनट का लेकिन आधे घंटे तक लिखूंगा और मैं फिर इंशाल्लाह मैं बता दूंगा तो मेरा मेडिसिन मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा कोई मसला नहीं। सर एक और क्वेश्चन। हाँ हाँ बिल्कुल। सर ये जो 1957 की वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई इससे लेकर 1947 तक, तो इस हमें लाइक मेन टॉपिक्स करने हैं, बैक टू बैक सारे टॉपिक्स नहीं करने। बैक टू बैक कैसे करेंगे सर टॉपिक? आज मैंने एक टॉपिक करवाया आपको, बहुत मैं मुजद्दिद फिसानी पे 2 दिन लगा देता हूँ आमतौर पर, 2 एक घंटे के दिन लेक्चर। आज मैंने 1 घंटे में आपको करवाया क्योंकि मुझे काशी साहब ने कहा कि मुझे ना क्योंकि स्पेशल एग्जाम्स हैं तो लिहाजा हमने कुछ 24। हाँ तो आपको इसका फायदा क्यों नहीं होगा? मैं चीजें स्किप तो नहीं कर रहा। तो स्टडी तो आपकी ऐसे ही होगी ना, एक दफा तो स्टडी नहीं होगी, स्टडी आपको 2 3 4 दफा रीप्रोसेस करना पड़ेगा आपको। नहीं सर मैं कुछ और पूछ रही हूँ। हाँ सर लाइक हर टॉपिक को करना नहीं, हर है टॉपिक मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा या स्पेसिफाइडली लाइक स्पेसिफाइड। मैंने 14 या 16 टॉपिक करवाने हैं आपको। सर मैं सबसे ज्यादा अच्छी व्यू इस चीज में कि 1957 से लेकर 1947 तक जितने भी आपको पता है कितने टॉपिक बनते हैं? 40 के 3 टॉपिक जी बनते सर हैं। एक्सप्लोर पाकिस्तान से मैं कंसर्न करती हूँ, बहुत सारे बहुत सारे बहुत topics सारी मूवमेंट्स है। बिल्कुल। तो अगर हम बीपीएससी एफपीएससी सब देखें तो उसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो सर कोई टॉपिक्स में करना वही टॉपिक है, हर एकेडमी में वही टॉपिक्स करवाए जाते हैं। हर टीचर चाहे आपकी सेल्फ स्टडी हो, किसी भी अच्छी से अच्छी एकेडमी में चले जाएं आप, मैं अगर मैं नाम नहीं लेता लेकिन लाहौर की सबसे अच्छी एकेडमी के अंदर भी पाकिस्तान अफेयर्स का जो कोर्स है वो 12 या 15 लेक्चर्स में कवर करवाया जाता है। कितने बच्चों को इस बात का पता है? 15 लेक्चर्स में पाकिस्तान अफेयर्स पूरी कवर करवा दी जाती है और वो तमाम टॉपिक्स नहीं कवर करवाते, वही टॉपिक कवर करवाते हैं जो रिपीटेड आ रहे हैं। जो मैंने आपको अभी बताया ना, मैंने आपको 12-14 टॉपिक्स बताए हैं प्री पार्टीशन के। पोस्ट पार्टीशन के टॉपिक मैंने नहीं बताया आपको, मैं बाद में बताऊंगा। जो बताए हैं वही यही टॉपिक करवाए जाते हैं। 1909 की मिंटो कॉलेज रिफॉर्म्स नहीं करवाई जाती, डायट की सिस्टम क्या है नहीं करवाया जाता, सो उसकी रिफॉर्म्स नहीं करवाई जाती। 1892 का एक्ट है नहीं, 1857 की जंग आजादी में कभी सवाल ही नहीं आया, पिछले 25 सालों में सवाल नहीं आया। मुझे नहीं पता कि उससे पहले कभी आया। आप देख लें नेट पे पिछले 5-10 सालों के सवाल भी मौजूद है पेपर, और पिछले 20-22 साल के सवाल भी मौजूद है पेपर। बहुत से टॉपिक्स उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी पे मेरा ख्याल है पिछले 20 सालों में शायद एक दफा सवाल है, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि एक दफा नहीं आया, एक दफा का ज़हन में आया। नहीं करना आपने, 16 करें सवाल, 7 सवाल आने आपने, 4 करने हैं। 16 सवाल प्री पार्टीशन के होने के, 14-15 पोस्ट पार्टीशन के, मैं 10-12 तो करवाऊंगा ना इंशाल्लाह। जो इम्पोर्टेंट है अपने तौर पे पढ़े हैं। सीएसएस का स्टूडेंट वो है जो घर में बैठा हुआ है, पढ़ना एक दफा पढ़ लें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसकी आउटलाइन बना लें, नोट्स डिटेल नोट्स बनाएं, कुछ चीज़ों के अच्छे नोट्स बनाएं, कुछ चीज़ों की एक पेज की आउटलाइन बना लें, आपको चीज़ों का पता हो। आउट 1857 की जो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी में आता है मतलब उसमें 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो 4 लाइनें आपको पता हो ना, 6 लाइनें पता हो, आप उसमें 4 से 5 सफ़े प्रोड्यूस कर सकते हैं।
हाँ, जैसे उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी किस चीज उसकी बोन ऑफ कंटेंशन क्या था उसके अंदर, बताएं जरा। स्क्रिप्ट, उर्दू का स्क्रिप्ट कौन सा है? फारसी रस्म खत। हिंदी का स्क्रिप्ट कौन सा है? बताएं, बताएं ना। अब आपको ये एक लाइन है आपको देवनागरी, फिर ये पता होना चाहिए कि उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी में हिंदू ये नहीं कह रहे थे कि उर्दू को खत्म कर दिया जाए, उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी को कहते हैं कोर्ट की जो लैंग्वेज है, अदालतों की जुबान जो है वो उर्दू है, फारसी है, उर्दू है, फारसी है। तो उसके साथ साथ हिंदी जो है देवनागरी, उसको भी उसके पैरेलल लेकर आया जाए। दूसरा, ये दूसरी लाइन है, इसको आप एलैबोरेट कर सकते हैं। 4 लाइनें पता हो आप कर सकते हैं। फिर क्या अंग्रेजों की बात मान ली? नहीं मानी। 1867 में कंट्रोवर्सी हुई है बनारस के अंदर। बनारस हिंदुओं का गढ़ है, बनारस हिंदुओं की तहजीब का गढ़ है। बनारस पूरे इंडिया में क्या अहमियत रखता है पता है आपको इस बात का? बनारस, बनारस वो अहमियत रखता है जो मुसलमानों के लिए मदीना और मक्का की। तो मदीना और मक्का में अगर आप मैकडोनल्ड की दुकान या शराब की दुकान खोल लें तो आपसे बर्दाश्त होगा? तो बनारस में हमने जाकर अपनी अरबी जुबान इम्पोज कर दी। मैं अपनी तनकीद नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि हिंदुओं का रिएक्शन क्या था। हिंदुओं ने उर्दू के खिलाफ बात नहीं करने कि हमारी देवनागरी को भी इसके पैरेलल कोड में अलाउ कर दिया जाए। 3-4 पॉइंट से इससे क्रिटिकल पॉइंट क्या निकालना है? हमें तो क्रिटिकल एनालिसिस करना है, क्या करना है हमने ये करना है। इसका मतलब है कि हिंदू वर गेनिंग कॉन्शियस ऑफ देयर नेशनहुड इन कंपैरिजन विद मुस्लिम्स। और मुस्लिम्स को थ्रेट था। थ्रेट क्यों था मुस्लिम्स को? थ्रेट यूं था कि मुस्लिम जो थे वो रूलर्स थे। मिनॉरिटी में था, रूलर्स भी रहे हैं वो 800 साल तक, मिनॉरिटी में भी रहे हैं। तो मिनॉरिटी की पावर क्या थी? रूल, स्टेट उनके पास थी। ये पावर थी मुसलमानों की, वो पावर खत्म हो गई। तो अब आपके पास क्या रह गया? आपकी तहजीब, आपकी शरीयत, आपका टेक्स्ट, आपकी लैंग्वेज, आपकी सकाफत। तो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी ने रूल तो उनका खत्म हो गया 1857 में। तो अब उनकी कल्चर के, लैंग्वेज के, ये 7 लाइनें हैं। ये आपको पता हो तो आप कर लें। ये मैं लेक्चर नहीं दूंगा मैं इसके ऊपर आपको, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है। लाइंस का पता हो, क्रिटिकल लाइंस का पता हो, आप पूरा सवाल कर सकती हैं। यही तो ब्यूरोक्रेट उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स निकालने हैं, वो मेहनती लोगों को जिनके पास दिमाग नहीं है, दिमाग वीक है, उनको वो बड़ी कम स्पेस मिलती है। मैंने ली थी अटेम्प्ट, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया मेरे 2010 में अटेम्प्ट की थी। तो मैं इंग्लिश, मुझे लगता था मुझे बड़ी अच्छी इंग्लिश आती है, मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन नहीं की, इंग्लिश ऐसे में फेल हो गया 26 नंबर पर। जी बेटा, ये मैं कल आपको बताऊं, मैं कल बताऊंगा इसके बारे में, मैं आपको बता देता हूँ। टॉपिक नहीं, टॉपिक में सबसे पहला एट फर्स्ट प्लेस देयर इज अ वर्ड कॉल्ड इंट्रोडक्शन। Notes making is a very traditional method of doing exam. 2022 के दिन तक आपका traditional method of dealing subjects अभी तक वो 1% भी चेंज नहीं हुआ, ये आप ध्यान में रखिए। नंबर 1 इंट्रोडक्शन टॉपिक। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन का मतलब है कि टॉपिक की वो सिग्निफिकेंस जो आप बताना चाह रहे हैं, उसके बाद आएगा बैकग्राउंड। इंट्रोडक्शन 100 वर्ड्स बहुत ज्यादा है। इंट्रोडक्शन में से ये होगा ना कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक सब बताएंगे पहले ये भी इंट्रोडक्शन का एक तरीका है, ये अच्छा तरीका नहीं है, चल जाता है, मतलब इस पे एग्जामिनर इस पे तनकीद नहीं करेगा अगर बाकी सवाल आपका अच्छा है। लेकिन अगर बाकी सवाल भी बुरा है तो अगर आप ये तरीका करेंगे तो नंबर जहाँ आपके 8 आ रहे हैं वहाँ पे 7 आ रहे हैं। क्योंकि आर्गुमेंट, इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड के बाद आपका आर्गुमेंट सवाल का कितना होता है? 10 सफ़े का सवाल है, 8 सफ़े का सवाल स्टैंडर्ड है। आर्गुमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन पेजेस भी इंपॉर्टेंट है। आप आर्गुमेंट बड़ा अच्छा है, पेजेस आपने 3 लिखे, आपका क्या ख्याल है? आपके 14 नंबर आएंगे? नामुमकिन है। आर्गुमेंट जितना भी इंपॉर्टेंट है, पेजेस, डिस्क्रिप्शन भी दें आप, फैक्ट्स फिगर्स बताएं। ये जो मैंने बताया आपको, एग्जामिनर इन सब चीज़ों को देखता है। ये सारा मार्केट में फैला हुआ आर्गुमेंट नहीं चलता, इतना नहीं चलता जितना उसको। ओवर आर्गुमेंट की जो वैल्यू है वो ओवररेटेड है।
उसकी वैल्यू कम नहीं है, ओवररेटेड है। डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन इज देयर, यू कैन हैंडल द क्वेश्चन, और क्रिटिकल एनालिसिस क्वेश्चन को हैंडल कैसे किया जाता है। 9-10 भी कर सकते हैं, लेकिन 35 मिनट्स में आपको डिवाइड करना है अपने टाइम को। 35 मिनट्स में अगर आप 100 पेजेस लिख सकते हैं, अच्छे लिखें, 9 लिख सकते हैं, लिखें। क्वेश्चन हैंडल कैसे करना है, क्वेश्चन हैंडल करने का एक ही तरीका है, मेरे पास क्वेश्चन को 3-4 दफा पढ़ें। क्वेश्चन लिख रही है, 35 मिनट में सवाल लिख रहे हैं ना, कि 35 मिनट के अंदर आपने हर चौथे 5वें लाइन के बाद, हर 2-3 मिनट के बाद आप क्वेश्चन पढ़ें दोबारा से। क्वेश्चन में पूछा गया है, जो मैं लिख रहा हूँ, ये बात बन रही है, 4-5 लाइनें एक पैरा